हुँ, हुँ। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोज़गार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति की लास्ट क्लास है। मंडे से हम अपना मुहावरे और लोकोक्तियों वाला टॉपिक शुरू कर देंगे। हालाँकि अब जो टॉपिक आने वाले हैं पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट फिर भी 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, तो वही क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप एक्ज़ैक्टली लगा सकते हो, तो उन क्वेश्चन्स को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो 4-4 क्लास में उन्हें भी हम खत्म कर देंगे और आपका सिलेबस मेरी तरफ से 20 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। और अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा, वो भी मैं करा दूँगी। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे। वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माता जी को क्या होगा? अब जैसे हमसे कोई बड़े होते हैं, तो लिखो अपने से बड़े लोगों को क्या संबोधन दिया जाता है? अपने से बड़े बड़े लोगों से हम क्या कहते हैं? लोगों को स्नेह भी कह सकते हो, सब कुछ कह सकते हो, प्यार भी कह सकते हो, प्रेम भी कह सकते हो, पर सबसे पहले क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, है ना? अपने से बड़े लोगों को और बड़े के साथ सम्मानीय भी होना चाहिए। सम्मानीय व्यक्तियों को, बड़े हों या सम्मानीय व्यक्ति हों, उन्हें हम प्रणाम कर देते हैं, लेकिन छोटों को नहीं करेंगे। बड़े लोगों को और सम्मानीय लोगों को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रणाम करते हैं। कोई बात नहीं, तुम जाओ, आराम से जाओ। इंग्लिश पढ़ो। आशीर्वाद दोगे नहीं, माता जी हमें आशीर्वाद देती हैं, ये नहीं होगा। शुभ आकांक्षा, अच्छी आकांक्षा करेंगे हम उनकी, करेंगे पर संबोधन के तौर पे तो नहीं करेंगे। अपने से बड़ों को तो हम क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। स्नेह तो होता ही है बीच में, लेकिन संबंध के लिए प्रणाम, स्नेह तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है? गुड आफ्टरनून, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा। अब तो ना उन्हें रट्टा लगाकर सवालों का जवाब देने पड़ेंगे और ना ही ज्ञान, केवल किताबों तक क्या रहेगा बताइएगा? ठीक है। ये मैं आपको करा दूँगी, बड़ा वाला, छोटा वाला आपको होमवर्क में दे दूँगी। चलिए, अब तो रट्टा रट्टा लगाकर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और ना उनका ज्ञान केवल किताबों तक केंद्रित रहेगा। किताबों तक केंद्रित, किताबों में केंद्रित नहीं होता है, किताबों तक सीमित। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सिर्फ़ किताबों में होगा, ज्ञान उससे बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ कौन-सा शब्द बनेगा जी? सीमित बनेगा। विकसित नहीं ना, बंद ना केंद्रित। ठीक है? आप सभी के जवाब क्या होता है ना, जब लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास होना शुरू होती है, तब तुम्हारे सभी के जवाब बिल्कुल सही आना शुरू हो जाते हैं। ऊँटों का जा रहा है बताइएगा? ऊँटों का क्या जाता है? कारवां, जत्था या काफ़िला? हुँ, बताओ बेटा। ऊँटों का क्या जाता है? हुँ, नहीं कारवां। ऊँटों का काफ़िला जाता है रेगिस्तान इत्यादि में, जब झुंडों में ऊँट जाते हैं, उन्हें काफ़िला कहते हैं। कारवां तो पैदल यात्रियों के समूह को कहते हैं बेटा। कारवां तो हम कहते हैं पैदल यात्री जब लंबी यात्रा के लिए जा रहे होते हैं, उनके साथ में कुछ जानवर होते हैं, जिन पर खाने-पीने इत्यादि की सामग्री रखी होती है, तो उन्हें काफ़िला कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। को कोई नहीं टाल सकता। नियत को देखो, नियत, नियति, निमित्त, नमित। नमित कोई शब्द नहीं है, निमित्त तो किसी के लिए होगा, ये भी नहीं हो। ये नियत हम कहते हैं ना, जैसी नियत वैसी बरकत। ये नियत होती है बेटा विचार। विचार, मनोभाव, मनोभाव कहते हैं, जैसी नियत वैसी बरकत। क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे मनोभाव रखोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा? वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे मैम? नियति कह सकते हैं, नियति। क्या कह सकते हैं? नियति कह सकते हैं। ठीक है? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। अपने के लिए लड़ना धर्म है। किस चीज़ के लिए? अपने सत्व के लिए, अपने स्वत्व के लिए, अपनी सम्मति के लिए या सम्मत के लिए। देखिएगा, आप ध्यान से देखोगे अगर इसे, सत्व, स्वत्व। सत्व क्या होता है? सच्चाई। बताइएगा। सत्व होता है एक अच्छा गुण, एक तरह से अच्छा गुण समझ लो। अच्छा गुण समझ लो। ठीक है? इसे सत्व कहते हैं। सम्मति हम एक तरह से सहमति को कहते हैं, सहमति को कहते हैं। और सम्मत नहीं, स्वअत्व, अपने अस्तित्व, स्वात्व। दिमाग थोड़ा-सा खोल के देखो, स्व मतलब अपने और तो मतलब अस्तित्व। स्व अस्तित्व एक तरह से कहोगे, स्व अस्तित्व। अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है भैया, है ना? अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। विदित ने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विदित ने मित्रों से कहा, किनके मित्रों से कहा? अपने मित्रों से कहा कि उदित को गेंद चाहिए। अब आप बताइएगा, क्या होना चाहिए? लिख लगा के देख लेते हैं, बहुत ईज़ी है ये। विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। आगे देख लो। विदित ने उनके मित्रों से कहा, किनके मित्रों से? पता नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता। अरे! ये तो नहीं हो सकता। उनके मित्रों, किनके मित्रों? विदित ने आपके मित्रों से कहा कि उनको उदित की गेंद चाहिए, नहीं। विदित ने इन मित्रों से कहा, नहीं, कि उसे उदित की, नहीं, आप कहेंगे उसको उदित की गेंद चाहिए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विदित ने कहा मित्रों के बीच में कि देखो ऐसा कुछ भी हो, मुझे ना उदित के पास जो बॉल है वो चाहिए, बस इतना ही है। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब रह गए। जो उत्तर नहीं दे सकेगा तो वो कैसे हो जाएँगे? निरादर। निरादर, आदर ना करना, आदर ना करना, आदर ना होना, निरादर हो जाएगा, है ना? निरादर। निरंतर हम कहते हैं बेटा लगातार को, कंटिन्यू को। जैसे मैं आपको लगातार पढ़ा रही हूँ, निरंतर मतलब लगातार। शर्मिंदा, तो आप कहेंगे अपने कृत्य पर ग्लानि महसूस करना, ग्लानि महसूस करना, महसूस करना, करना। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे निरुत्तर, निरुत्तर। ठीक है? बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति ही है
अन्य सब दिए गए में रिक्त स्थानों को भर प्रस्तुत पंक्तियां पूर्ण करें। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब असत्य। बन जाएगा? बन रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति ही असत्य है। अरे कैसी बातें करो, बाकी सब मिथ्या, बाकी सब सत्य, ये तो बनेगा ही नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य, बाकी सब मिथ्या है, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण की भक्ति मिथ्या है, ये नहीं होगा, बाकी सब सत्य है। ए और बी दोनों, ए और सी दोनों सही है ना? और ए और शांत, एक मिनट ध्यान से सुनो, गलत आंसर मत दो। देखो देख फिर सीख गए बेटा जी, इन दोनों का अर्थ ठीक है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब दो सही होते हैं तो हम दोनों को, हमें उन दोनों को में से ज्यादा सही देखना होता है। सत्य का विलोम असत्य होता है, मिथ्या ज्यादा मतलब असत्य और मिथ्या दोनों आ जाएगा तो असत्य ही सही होगा, बाकी सब असत्य। समझ गए? समझ गए? हाँ जी, समझ गए? और सेकेंडरी आप ही बन सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, इस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि मिथ्या और असत्य एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो हम अभी दोनों को लेके चलेंगे। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, आप सही मान लो मिथ्या, हाँ मिथ्या मतलब सिर्फ धारणा है, असत्य झूठ हो गया, बोलने वाला असत्य, असत्य ये भी कह सकते हैं, बोला गया भी हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैम सी और ए दोनों सही है, सी को भी हम लेके चलेंगे साथ में। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा जोर से क्या हुई? कोई भी इच्छा एकदम से गुमराह होती है, गुमराह होती है, गलत राह मतलब गायब सी हो जाती है, गलत रास्ते पर चली जाती है, गुमराह हो जाती है। बताओ बताओ, आएंगे नहीं? गरजती है इच्छा, कभी गरजती है नहीं, उमड़ती है नहीं। देखो कोई भी इच्छा क्या है, आजादी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और भाव अचानक से मन में क्या होते हैं? आप कहोगे उमड़ते हैं, भाव मन में उमड़ते हैं, सीधी बात है। भाव मन में आते जाते रहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? भावों का उमड़ना कह देंगे। समझ गए? बताइएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के में ब्रिटिश समाचारों में मिश्रित हुई। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के समाचार में, मिलने के समाचार में, ब्रिटिश समाचार पत्र में नहीं भैया, समाचार के बाद समाचार तो कोई शब्द नहीं बना। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खुशी, बेटा अगर लिखा होता मिलने की खुशी तो एक बात को सोचा जा सकता था, है ना? तो एक बार को सोचा जा सकता था, मिलने के खुशी नहीं होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के, भाषा की भाषा होता है, की भाषा नहीं होता, के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई। क्या हुआ? मिक्स्ड रिएक्शन आया, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, सीधी बात है। मिश्रित प्रक्रिया का बेटा एक ही मतलब है यहाँ पे। क्या एक मिनट को, मैं इसी बहुत तेज हो गया, तो क्या हुआ होगा? तो आप बोला मैम मिश्रित प्रक्रिया मतलब कुछ खुश कुछ उदास, है ना? हाँ, कल मेरी 1 बजे यूट्यूब पे क्लास है, कल 1 बजे जुड़ जाइएगा आरडब्ल्यू बैंकिंग बाई आरडब्ल्यू पर, और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगी 40 क्वेश्चंस का एक सेट मैं लेकर आ रही हूँ। तो फिर ठीक है, चलिए। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इतिहास की दृष्टि से, तुलना से, पन्ने से, ओर से। तो आप कहें इतिहास की दृष्टि से, किससे? दृष्टि से, तुलना से नहीं, पन्ने से नहीं, ओर से नहीं, इतिहास की जो दृष्टि है उससे क्या माना गया? एक महत्वपूर्ण जरूरी रचना माना गया है। समझ गए? इतिहास की दृष्टि से। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर पैराग्राफ में आएगा वो इससे इजी ही आएगा, अगर पैराग्राफ में आया तो वो इससे इजी ही आएगा, टफ तो आने का मतलब नहीं बनता। चलिए, लेकिन हाँ समझने की कोशिश करें। जीवन के सुख की प्राप्ति की शांति में है। जीवन के सुख की प्राप्ति किसकी शांति में है? तन की शांति में। तन मतलब शरीर, शरीर की शांति नहीं कह सकते, शरीर के निरोग होने में तो कह सकते हैं शांति नहीं होगी। धन की शांति नहीं, हमारी शांति नहीं, मन की शांति। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? यदि आपका मन बेचैन है, अगर आपका मन बेचैन है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? तो इस समय जितने भी 400 बच्चे लाइव हैं, कल दोपहर 1 बजे 400 बच्चे बैंकिंग बाई रोजगार वितंकित पर लाइव आ जाना। समझ गए? समझ गए? हाँ जी, समझ जाना। आगे बढ़ जाए। हाँ जी, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। धर्म को शाश्वत धर्म माना जाता है, आध्यात्मिक धर्म को शाश्वत धर्म माना जाता है, वैदिक धर्म को शाश्वत धर्म माना जाता है, लौकिक धर्म को शाश्वत धर्म माना जाता है, पारलौकिक धर्म को शाश्वत सदा रहने वाला धर्म माना जाता है। बताइए क्या हो जाएगा? बताओ। तो आप कहेंगे मैम देखिएगा, मन के बहकावे में ना मन को अपना दास बना ले। लौकिक, पारलौकिक नहीं, वैदिक नहीं, आध्यात्मिक। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं, मतलब वही क्या होती हैं? शाश्वत होती हैं, सदा रहने वाली होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति, पूर्ति की वर्तनी गलत लिखता है गंदा बच्चा। चलिए, कंप्यूटर नहीं तो लिखिए ये, बताइएगा। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित था। गांधी जी चाहते थे कि देश की इकोनॉमी बहुत ऊपर जाए, देश की इकोनॉमी बहुत ऊपर जाए, ठीक है? धर्म और पर आधारित था, लेकिन वो इकोनॉमी को किस आधार पर ऊपर ले जाना चाहते थे? प्रशासन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के बल पर नहीं, न्याय नहीं, यश नहीं। उनके लिए क्या था कि यदि व्यक्ति अहिंसा में रहेगा, हिंसा नहीं करेगा और साथ ही धर्म के रास्ते पर चलेगा तो न्याय और यश तो उसे मिल ही जाएंगे, वो तो अलग चीज है। मेन बात क्या थी? धर्म और अहिंसा पर उनकी राजनीति टिकी थी। ठीक है, बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। काम ऐसा करो जिससे सबका उपकार हो, नुकसान हो, भला हो, नेक हो। बताओ।
बताओ बताओ बताओ, आप कहेंगे काम ऐसा करो कि सबका नुकसान हो, है ना? किसी क्या पहले के बच्चे करते थे ना, कोई सो रहा है तो सुई चुभा दी पैर में, तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? उसके अलावा कोई जा रहा है गली में, उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, क्या नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्या फायदा? कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे का नुकसान करो, क्योंकि आज की बड़ी चिंता पता है क्या है? अपना फायदा नहीं, दूसरे का नुकसान होना चाहिए। देखो, जिससे सबका उपकार हो, नहीं जिससे सब पर उपकार हो तो ठीक था, सबका नेक हो नहीं, सबका भला हो, सबका भला हो, अच्छा हो, ठीक है? बताइएगा, सबका भला हो, अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। सरकारी नियमों का करना दंडनीय अपराध है। सरकारी नियमों का अनुकरण करना एक तरह से होता है नकल करना। तो नियमों की क्या, हाँ वो तो आज तो अच्छी लग रही होगी क्लास, क्योंकि क्योंकि फाइनल क्लास है, तुम पढ़ चुके हो, है ना? इसलिए अनुकरण करना, नकल करना नहीं। अनुपालन करना दंडनीय अपराध है। भैया पालन करना दंडनीय अपराध क्यों होगा? अगर नियमों का पालन करोगे तो दंड देगा कोई? नहीं, नियम तोड़ने पर ही तो दंड मिलता है। प्रतिपालन नहीं, क्या हो जाएगा? उल्लंघन करना दंडनीय क्या है? अपराध है। उल्लंघन मतलब सीमा को लांघने को उल्लंघन कहते हैं, तो नियमों के नागने के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। उनका पुत्र उनकी सेवा में तत्पर रहता है। उनका पुत्र कभी उनकी सेवा में तत्पर रहता है? कभी नहीं भैया। कर्मठ नहीं, निरुपम नहीं, सदैव मतलब हमेशा ही उनकी सेवा में कैसा रहता है? तैयार रहता है। बताइएगा। टॉपिक स्टार्ट करेंगे विलोम शब्द। 4 दिन में 400 विलोम शब्द खत्म कहानी। ठीक है, सही हो रहा है क्वेश्चन? अब करना, करो सही। कितना खुश हो रहे थे, करो करो। भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है। प्रजातंत्रात्मक का अर्थ क्या है? जहां सत्ता, जहां सत्ता प्रजा के हाथ में होता है। ऐसे कैसे मैम सत्ता कैसे हाथ में हो जाएगी प्रजा की? सत्ता का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी सत्ता मिल गई। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है कि प्रजा अपने राजा को, मतलब अपने देश के सर्वोच्च मुखिया को कौन चुनती है? प्रजा चुनती है। तो प्रजातंत्रात्मक देश है, सीधी बात है। सीधी बात है, प्रजातंत्रात्मक देश है। यहाँ प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सीधे मतदान होता है। व्यवस्थापिका का किया जाता है। एक बात तो, वोट तो डायरेक्ट पड़ते हैं, लोकसभा के वोट पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं डायरेक्ट? तो प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा व्यवस्थापिका मतलब लोकसभा समझ लो एक तरह से, का पृथक्करण होता है, संगठन होता है, विभाजन होता है या विघटन होता है। देखो विघटन नहीं, उसे तोड़ते नहीं है, विभाजन अलग नहीं करते, पृथक्करण अलग नहीं करते, संगठन करते हैं। हम क्या करते हैं? सबको चुनते हैं अपने आप, और उसके बाद में वे सभी बैठकर हमारी सरकार बन जाते हैं। एक संगठन होता है, संगठन किया जाता है। जो अभी कह रहे थे मैडम आज तो हम टॉपर की फील कर रहे हैं, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं तुम्हें टॉपर भी बना सकती हूँ 1 मिनट में। तुम्हें फील करा दी ना टॉपर जैसा फील करने लगे ना तुम। चलिए, यह प्रत्यक्ष मतदान द्वारा व्यवस्थित व्यवस्थापिका का संगठन किया जाता है। आम चुनाव में निष्पक्षता पूर्वक संपादन हेतु आयोग की स्थापना। अब आप खुद देखो, आम चुनाव हेतु निष्पक्षता पूर्वक, कोई पक्षपात ना हो, ऐसे संपादन हेतु अब आयोग की स्थापना संविधान के 324 के अनुसार की गई है। आप खुद में देखो, खुद में देखो, बात चल रही है चुनाव की, आम चुनाव की, तो चुनाव विधि तो कराएगी नहीं, चुनाव कानून तो कराएगा नहीं, चुनाव संकलन तो नहीं कराएगा, इलेक्शन कमीशन ही कराएगा, निर्वाचन आयोग ही कराएगा। और यहाँ पर जैसे ही आपको आर्टिकल 200 324 दिखाई दिया, आपको वैसे भी पता होना चाहिए था, चलो फिर भी नहीं पता होता कुछ बच्चों को, तो आप जान सकते हो मैम देखो बात चल रही है चुनाव की। किसकी चल रही है? चुनाव की चल रही है। तो हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें चुनाव के अलावा कुछ और होगा? चुनाव ही होगा, निर्वाचन आयोग होगा, है ना? संकलन आयोग क्यों होगा? विधि आयोग क्यों होगा? कानून आयोग क्यों होगा? विधि आयोग तो नहीं होगा, है ना? भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश। अच्छा कहां पे पहुंचे? चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के 324 के अनुसार की गई है। ये 324 क्या है संविधान का? तो भैया 324 भाग हैं क्या संविधान में? आप कहोगे मैम 22 तो भाग हैं। संविधान संशोधन अब तक 106 ही हुए हैं, संशोधन भी नहीं कह सकते। जिसे नहीं आता उसे बता रही हूं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल होते हैं, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, ये बड़ी बेसिक नॉलेज है। और एग्जामिनर पूछ लेता है क्या बच्चे को अपने देश के संविधान की इतनी भी नॉलेज नहीं है? पूछ लेता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में लगा के पूछ ले। अनुभाग नहीं भैया, अनुभाग तो भाग के अंदर आएंगे नहीं, भाग ही 22 है हमारे पास। तो 324 कैसे हो जाएगा? अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है कि भारत में किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान मंडलों के चुनाव की जिम्मेदारी किस पर है? ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर होती है। समझ गए आप? किसका चुनाव करवाता है? तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। समझ गए? बाकी लोकसभा के सभी सदस्यों का, राज्यसभा के सभी सदस्यों का, आपके जो स्टेट में क्या होती है, विधानसभा, विधानमंडल, मंडल, सबका चुनाव कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग कराता है। तो मैम राज्य वाला क्या करता है? राज्य वाला आपकी पंचायतों, न्यायपालिका, इन सबका चुनाव कराता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इतना आपको पता होना चाहिए। मैम आईबीपीएस में हिंदी आती है? हाँ जी आती है, तभी तो पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं आएगी तो क्यों पढ़ाएंगे? आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे हम, हमें पता है हमारे स्टूडेंट्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो आता है वही हम पढ़ाते हैं। निर्वाचन आयोग पर कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका किसी का भी नहीं होता। कार्यपालिका का मतलब हो गया उस समय की जो सरकार है, जो चुनाव, मान लो जैसे अभी 2027 में यूपी के चुनाव होने हैं, चुनावों से पहले जो नेता होंगे ना, जैसे अभी पोस्ट पे मान लो जैसे लोकसभा का चुनाव कल होना है, तो उस समय जो पोस्ट पे होते हैं निर्वाचन आयोग पे कार्यपालिका का कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका किसी का भी आदेश नहीं होता, संयोजन नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, दबाव नहीं होता। क्या होना चाहिए? पहले में भाग, दूसरे में अनुच्छेद, भाग क्यों आएगा? ना इसमें भाग आएगा ना अनुच्छेद आएगा। बताओ, बताओ बेटा।
किसी का भी आदेश नहीं होता, नहीं आदेश क्यों देंगे, संयोजन नहीं, नियंत्रण या दबाव, जल्दी से बता दो, नियंत्रण या दबाव। भैया दबाव तो कोई किसी पे नहीं बनाता, तुम मान जाओ, दबाव तो कोई किसी पे नहीं बनाता, नियंत्रण कंट्रोल, दबाव कैसे बना सकते हैं किसी पे, नहीं कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल नहीं होता किसी का, है ना, नियंत्रण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नियंत्रण नहीं होता। यह आयोग निष्पक्षता पूर्वक अपने कार्य को संपन्न करता है। ऐसा नहीं है, निर्वाचन आयोग कभी भी किसी पार्टी का साथ नहीं दे सकता। दो पार्टी चाहे देश में कितनी भी बड़ी सरकार है, निर्वाचन आयोग जैसे जनता वोट डालती है उसके वोटों को वैसे ही सामने रखता है। निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 लोग होते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, अधिकारी नहीं होते बेटा, उन्हें आयुक्त कहते हैं, कार्यपालक संचालक नहीं, आयुक्त। आयुक्त आयोग के क्या होंगे, आयुक्त होंगे, अधिकारी नहीं होते, आयुक्त होते हैं, ठीक है। हाँ ऑप्शन ही होता है, वहां पे लिखा ही नहीं था राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति की बात क्यों कर रहे हो, राष्ट्रपति की बात ही मत करो। चलिए आगे वहीं से दिया गया है, वही गद्यांश है, उसी को बड़ा कर दिया गया है, उसी को बड़ा था वो गद्यांश बहुत ज्यादा, उसी के आगे का यहाँ बता दिया गया है ना। 10 क्वेश्चन थे। तो देखो, भारत के संविधान में 324(2) के अधीन मुख्य चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो क्या की जाती है, क्या की जाती है, तो बेटा देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव नहीं होता, ना मनोनयन होता, इन्हें किया जाता है नियुक्त। तो इनकी की जाती है नियुक्ति, करता कौन है, भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, भारत के, एक मिनट बड़ा ही हो गया, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, समझ गए। नहीं बेटा अधिकारी नहीं आएगा, आयोग के हेड आयुक्त कहलाएंगे, समझ गए। आप अधिकारी क्यों जबरदस्ती उस चीज को करना, एक पद है चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त एक पद है, उस पद में छेड़छाड़ मत करो, है ना। ये संविधान का अनुच्छेद है बहुत अच्छा, और मैं आपको इसलिए लिया क्योंकि बेसिक नॉलेज वाला अनुच्छेद भी है। बताइएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, नियुक्ति, उन्हें नियुक्त किया जाता है। करता कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी कहते हैं। इसको सहायता पहुंचाने के लिए इनको होना चाहिए, अच्छा हाँ आयोग की बात है, तो इसको सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकते हैं, कि अगर मान लो यहाँ पर 3 आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, उनके लिए और भी अन्य उनकी सहायता के लिए और लोगों की भी नियुक्ति की जा सकती है। बताइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर भारत में चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी हो, यह निर्धारण करना राष्ट्रपति का ही कार्य है। वैसे तो निर्धारण करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन सामान्यतः 2 और होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को करने के लिए उस प्रणाली को अपनाना होता है, किस चीज, क्या करने के लिए किस प्रणाली को अपनाना होता है, बताओ। मुख्य चुनाव आयुक्त को करने के लिए उस प्रणाली को अपनाना होता है, क्या करने के लिए उस प्रणाली को अपनाना होता है, जिस प्रणाली को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को परिचित करने के लिए अपनाना होता है। पद से हटाने के लिए हम जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। तो यहाँ कौन सा आना चाहिए, विस्तृत करने के लिए नहीं, स्थानांतरित करने के लिए नहीं, आवेदन करने के लिए नहीं, पदच्युत करने के लिए, क्योंकि पद से हटाने की ही तो यहाँ बात हुई है, पद से हटाने की ही तो यहाँ बात हुई है, समझ गए। निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति, सदस्यों को राष्ट्रपति तभी पदच्युत करता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त उससे इस प्रकार की क्या करें। देखो दूसरे जो साथ में एक डिपार्टमेंट है जिसमें 3 लोग हैं, तो पहले को तो कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से, बाकी 2 बचे उन्हें कैसे हटाएंगे, तो आप कहेंगे इस प्रकार की, जब मुख्य चुनाव आयुक्त जो उनका हेड है वो क्या करे, उसे इस प्रकार की विनती करे नहीं, प्रार्थना करे नहीं, क्रिया करे नहीं, सिफारिश करे कि इसे हटा दो। प्रार्थना नहीं होता बेटा, सिफारिश होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिफारिश हो जाएगा, इस प्रकार की सिफारिश करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल वो काम करेंगे, और मान लो उस 6 साल से पहले वो रिटायर हो गए, तो फिर रिटायर हो गए, है ना, मतलब 65 वर्ष हुई उनकी आयु तो वो रिटायर हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन, पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी की इतनी ही होती है, मतलब बराबर सैलरी होती है। चुनाव आयुक्त अपना कार्य स्वयं के निर्णय और विवेक से करता है। चुनाव आयुक्त जो होता है वो अपना काम अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से करता है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच यदि किसी बात पर मतभेद हो, तो ऐसे मामले बहुमत की राय के अनुसार तय किए जाते हैं। मान लीजिए ये 3 लोग हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है और ये दोनों हैं, ठीक है। तो मान लो इन दोनों का वोट है, तो ये इसकी जो राय है वो नहीं मानी जाएगी, इन दोनों का वोट है तो इसकी राय नहीं मानी जाएगी, और ये जो नीचे वाले हैं ना, अगर ये है तो यहाँ पर एक होते तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो ऊपर बैठे हैं, बाकी 2 लोग और होते हैं, समान शक्तियों के। लेकिन अगर किसी बात पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है और ये दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए, तो इनकी बात नहीं चलेगी, समझ गए। मतलब वोट की क्षमता बराबर होती है, वोट की क्षमता कितनी होती है, बराबर होती है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात, इन दोनों के वोट की क्षमता कैसी होती है, मतलब पावर कैसी होती है, तो बराबर होती है ना। ऐसे मामले में बहुमत की राय के अनुसार तय किए जाते हैं। जैसे 2 लोग जिधर हो गए, भारत के संविधान ने तुम्हें मजा नहीं आया ये पैराग्राफ करने में, तो बहुत अच्छा पैराग्राफ था, बताइएगा कितनी नॉलेज वाला था। ये मैंने कहा था एक आध टफ करा दूंगी, एग्जाम में आने के कम चांसेस होते हैं, कल यूट्यूब पे होगी क्लास। भारत के संविधान में सुनिश्चित किया जाता है कि आयोग एक निकाय की रूप में करेगा, किया जाता है कि आयोग एक भद्र निकाय के रूप में कार्य करेगा, संकुचित निकाय के रूप में कार्य करेगा, सीमित निकाय के रूप में कार्य करेगा, या स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। मैं यही हूं आपका, ये छुप ना जाए इसलिए पीछे हो रही हूं बोर्ड के। मुझे ये बताओ
इस पूरे गद्यांश को पढ़ के आपको ये पता चला कि भैया वो अपने निर्णय खुद लेते हैं, और अपने निर्णय खुद लेते हैं। भद्र निकाय, भैया भद्र मतलब सभ्य तो सभी होते हैं, संकुचित मतलब सिमटे हुए, या सीमाएं नहीं, स्वतंत्र निकाय के तौर पर कार्य करेगा, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। अभी एक बार पूरा पढ़ के दिखा देंगे, है ना। तीनों का बहुमत अलग नहीं होता है, तो दो लोगों का एक होना चाहिए, तीनों का अलग होगा तो फिर तो मुख्य चुनाव आयुक्त को ही वरीयता मिलेगी। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान संसद द्वारा महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक 2/3 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त के पक्ष में अवास्तविक या प्रयोजन में अवास्तविक आचरण या अनुचित कार्यवाही के लिए वोट ना कर दे, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं जा सकता। 2/3 सदस्य किसके? चुनाव आयुक्त के विचार में करेंगे, प्रयोजन में करेंगे, पक्ष में करेंगे या विपक्ष में करेंगे। भैया जिसे हटाना है तो उसके पक्ष में वोट करेंगे, नहीं जो उसके खिलाफ वोट करेंगे। जिसे हटाना है उसके खिलाफ वोट करेंगे। एक बार ये पूरा गद्यांश करा दूं दोबारा से, मतलब पढ़वा दूं, कर तो आप अपने आप लोगे, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, है ना। इसको आंसर जो मैंने टिक किए उसे हटा दूं, अपने आप करोगे? हाँ या ना बोलो। आप इस बार समझा के कराया था, इसको एक बार में मैं और बता देती हूँ। घबरा गए हो तुम लोग, है ना। घबराए हो क्या? नहीं घबराया। ऐसे कैसे घबरा जाओगे? ऐसे कैसे घबराओगे? देखो, भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है, या प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ही व्यवस्था का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है भैया, बनाई जाती है व्यवस्था। आम चुनाव के निष्पक्षतापूर्वक संपादन हेतु एक, भैया जब चुनाव की बात चल रही है तो निर्वाचन आयोग का गठन होगा, चुनाव आयोग का गठन होगा, है ना। और आम चुनाव गठन होगा, और ये किसके? संविधान के किसके अनुसार होगा? भाग के, अनुभाग के या अनुच्छेद के? तो भैया अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद संख्या 324 के अनुसार क्या होगा? आप कहेंगे निर्वाचन आयोग का गठन होगा। निर्वाचन आयोग पर कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, ठीक है, किसी का भी नियंत्रण नहीं होगा। मतलब कोई इन पर नियंत्रण नहीं जमा सकता कि आप अधिकार क्षेत्रों में कम करें, क्योंकि नियंत्रण नहीं जता सकता, तभी तो स्वतंत्र है ना, तभी तो स्वतंत्र है। फिर क्या आया? नियंत्रण नहीं होता, और ये आयोग निष्पक्षता पूर्वक अपने कार्य को संपन्न करता है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त होता है। लीजिए आंसर तो अगली लाइन में ही छुपा था जो तुम मुझसे पूछे थे, या तो मुख्य चुनाव आयुक्त कह दो या उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कर दो। मैम हम आपके बच्चे हैं, कैसे घबराए? बिल्कुल मत घबराओ, घबराओ ही मत। तुम धूमधाम से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, मैं हूं आपके साथ सिलेक्शन तक, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी है। भारत के संविधान याद रखोगे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, टीचर का काम तो है पढ़ाना, और सारे बच्चे आएंगे उनका सिलेक्शन होगा, उनसे बात करेंगे, है ना। सेकंड पेज में बता दूं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 दो लिखा है, मतलब अनुच्छेद 324 में एक पहले होगा, दो के अधीन मुख्य चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भैया इनकी नियुक्ति की जाती है, प्रशंसा थोड़ी करेंगे या पदोन्नति की एकदम बात थोड़ी आएगी, सिफारिश थोड़ी आएगी। क्या किया जाएगा? इनकी नियुक्ति की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर भारत में चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी हुई ये निर्धारित करना राष्ट्रपति का कार्य ही है, कि जो मेन चुनाव आयुक्त है उसके अलावा कितने लोग और होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए, पद से हटाने के लिए, एक मिनट आगे बढ़ गए क्या हम? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए, पदच्युत करने के लिए उस प्रणाली को अपनाना होता है, मतलब उस नियम, उस प्रक्रिया को अपनाना होता है जिससे आप किसे हटाते हो? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो, और आगे बता दिया गया है वो प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग है। निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति तभी पदच्युत करता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त उससे इस प्रकार की सिफारिश करें कि भैया इन्हें पद से हटा दो, है ना। जब मुख्य चुनाव आयुक्त उससे इस प्रकार की सिफारिश करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 साल का होगा, या फिर अगर वो 65 साल के हो गए बीच में, मान लो उन्होंने 4 साल काम किया और वो 65 साल के हो गए, तो फिर वो रिटायर होना पड़ेगा उन्हें। अगर मान लो 61 पे उन्होंने ज्वाइन किया और वो 65 के हो गए, तो वो 6 साल तक काम नहीं करेंगे। अगर वो 55 के हैं और 61 के हुए तो भी वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनका 6 साल ही कार्यकाल था, ठीक है। जो भी पहले हो, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन, पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी इतनी ही होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाएगा वैसे ही हटाया जाएगा। कितना पावरफुल पद है देख लो। चुनाव आयुक्त अपना काम स्वयं के निर्णय और विवेक से करता है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच किसी भी बात का मतभेद हो तो ऐसे मामले में बहुमत की राय के अनुसार तय किए जाते हैं। जिधर ज्यादा वोट होंगे उस तरफ मामला टिल्ट हो जाएगा। भारत के संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि आयोग एक ऐसा निकाय है भैया जब अपने सब काम खुद ही कर रहा है, उसमें महाभियोग भी आराम से नहीं लग सकता, तो निकाय तो स्वतंत्र है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। महाभियोग एक प्रोसेस है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब 2/3 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त के अवास्तविक आचरण और अनुचित कार्यवाही के लिए वोट करें, तो भैया पक्ष में तो करेंगे नहीं, विपक्ष में ही करेंगे, विचार में नहीं, प्रयोजन में करने, और ना करें तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता। मेरी ओर से आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। और टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपसे दो बातें जरूर करूंगी। कल 1 बजे मेरी क्लास है यूट्यूब पर, आप सभी को लाइव आना है, और लाइव आना है, जितने हो इस समय सबको लाइव आना है। वहां पर मैं आपको कराऊंगी कुछ ऐसे सवाल जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए उन्हीं से सवाल कराऊंगी, ठीक है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, किसी टॉपिक का आप कहना चाहते हो विशेषता मैम इसके प्रश्न लाइएगा, तो मैं विशेषता उसके प्रश्न भी ले आऊंगी। चलो आज 2 मिनट आपसे बात करते हैं। मैम IBPS में भी हिंदी का ऑप्शन होता है, बिल्कुल हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद मिलेंगे, ब्लेसिंग्स तो हैं आपके साथ। बताइएगा, आप टॉपिक पढ़ाएंगे, आपका विलोम शब्द शुरू करेंगे, ठीक है, विलोम शब्द शुरू करेंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच। और बताइएगा 1 मिनट, और कोई आपको प्रश्न हो तो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, देखो पढ़ते तो आप हमेशा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम कितने आवर्स की क्लास है बेटा? 40 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 40 पूरे कराएंगे आपको, है ना। आज क्लास जाना है, कोई बात नहीं,
व्यंग की वर्तनी प्लीज। व्यंग्य की वर्तनी क्या होती है? देखो, वे यंग, किसी पे कटाक्ष करना या किसी पे व्यंग्य करना, व्यंग्य करना। ठीक है, अभी और कितने चैप्टर रह गए हैं लिखे हुए? तुम्हें तो 2 ही चैप्टर, 3 ही चैप्टर और रह गए पर्यायवाची। वैसे तो मुहावरे और विलोम, पर सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर में आया है मुहावरे का क्वेश्चन एक आदि मिला है, अनेक शब्दों के लिए क्वेश्चन एक आदि मिला है, पर जब लिखा है तो मैं जरूर कराऊंगी। ठीक है, हाँ जी, यूट्यूब पर जरूर आइएगा कल। और कुछ मैम नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छा होता है नोट्स बनाना, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके कैसे नोट्स बनाओगे, इसका कैसे नोट बनाओगे? बिल्कुल मत बनाना इसका नोट, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करना है, इससे तो 4 आप पैराग्राफ सॉल्व कर लोगे। तो इसका नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स बनाने हैं, विलोम कराऊंगी, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल नहीं, अब तो कल 1 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।